नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियोस में हम जहाँ पर बात कर रहे थे कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन और विलय की किन प्रक्रियाओं को अपनाया गया और किस तरह से माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और उनके सहयोगी बीपी मेनन जी के प्रयासों से भारत का एक सफल एकीकरण कर भारत संघ का निर्माण हुआ। यहाँ पर कश्मीर की समस्या जो कि कहीं ना कहीं आज भी विद्यमान है और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी गतिविधियां होती रहती है, जिनमें कश्मीर के नागरिक और सैनिकों को यहाँ पर नुकसान होता है और भारत भी लगातार इन चीज़ों का पलटवार करते रहता है और पाकिस्तान को अच्छा खासा सबक सिखा देता है। लेकिन यहाँ पर जैसे अभी 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक बहुत ही 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा गया और पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाया गया। लेकिन ये जो समस्या है उसका ये पूर्ण विराम नहीं है। ये समस्याएं लगातार बनी रहेंगी, क्योंकि जब तक हम कश्मीर का पूरा समाधान नहीं करेंगे तब तक ये समस्याएं हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि उसको पूरा कश्मीर चाहिए और भारत को चाहिए कि उसको वो कश्मीर चाहिए जो 1948 के समय पर पाकिस्तान ने भारत से छीन लिया था। तो यहाँ पर एक ऐसा मुद्दा है जो कि दोनों देशों के बीच में शत्रुता का कारण है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कश्मीर मुद्दा यहाँ पर आता है। कश्मीर की 3/4 आबादी मुसलमान थी और शेष हिंदू 20% थी और सिख या बौद्ध भी इसमें शामिल थे। यहाँ के शासक सुहारा हरि सिंह थे और लॉर्ड माउंटबेटन ने यह सलाह दी कि हरि सिंह जनमत संग्रह चुनाव करवाकर प्रतिनिधि सार्वजनिक सभाओं के द्वारा अपनी प्रजा की इच्छा को जानकर किसी एक डोमिनियन में शामिल हो जाए। अगस्त 1947 ईस्वी तक कश्मीर के शासक ने अपने विलय के विषय में कोई तत्कालीन निर्णय नहीं लिया। वह अपनी स्वतंत्र स्थिति को बनाए रखना चाहता था, जबकि पाकिस्तान इसे अपने साथ मिलाना चाहता था। सितंबर 1947 में पाकिस्तान द्वारा अत्यधिक दबाव डालने पर कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ एक अस्थायी समझौता कर लिया, परंतु कुछ समय बाद ही पाकिस्तान के व्यवहार से राजा हरि सिंह को अत्यधिक चिंता होने लगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अस्थायी समझौते की शर्तों को पूरा नहीं किया और आवश्यक वस्तुओं को कश्मीर में पहुंचने से रोक दिया। वह ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि हरि सिंह पर दबाव बने और हरि सिंह पाकिस्तान में कश्मीर को मिला दे। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिक अफसरों के नेतृत्व में पठान कबीलाइयों ने, और यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक कबीलाइयों यानी कि जो कबीले वाले जो छोटे समूह के लोग थे, उनका भेष धारण करके यहाँ पर कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की और ये बारामूला तक पहुँच जाते हैं और ये राजधानी श्रीनगर के बहुत पास रहते हैं। तो यहाँ पर घबराकर 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा कर दी और शेख अब्दुल्ला को रियासत का प्रमुख बनाया गया, जो भारत विलय के समर्थक थे और उस समय कश्मीर के सीएम मेहर चंद महाजन थे। अब इसके बाद देखिए कि 31 अक्टूबर, यहाँ पर इसके बाद देखिए कि ये क्या होगा भाई, 1 अक्टूबर 1947 को अस्थायी संकटकालीन शासन स्थापित किया गया, जिसके प्रधान के रूप में शेख अब्दुल्ला की नियुक्ति की गई। और 31 अक्टूबर की बात है ये, 31 अक्टूबर, क्योंकि यहाँ पर 24 अक्टूबर के आसपास तो वह घटना घटित हो रही है। माउंटबेटन की सलाह पर भारत सरकार कश्मीर समस्या को 30 दिसंबर 1947 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने को तैयार हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने अगस्त 1947 ईस्वी में इस समस्या के समाधान के लिए 5 राष्ट्रों चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, बेल्जियम, अमेरिका, कोलंबिया के सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर की गई। और यहाँ पर क्या हुआ कि इन 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई और इनका काम था कि यहाँ पर परिस्थितियों को देखें, अवलोकन करें और यहाँ पर समझौता कराने का प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र ने इन 5 देशों को नियुक्त किया। संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 13 अगस्त 1948 को भारत पाकिस्तान के बीच संधि का प्रस्ताव रखा। एक लंबी वार्ता के बाद दोनों पक्ष 31 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए, जिसमें यह शर्त थी कि कश्मीर के विलय का अंतिम फैसला जनमत संग्रह के रूप में किया जाएगा। जनमत संग्रह की शर्तों को पूरा करने के लिए एक अमेरिकी एडमिरल निमित्ज को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। निमित्ज नाम सुनकर कोई जापानी व्यक्ति लगता है, लेकिन ये अमेरिकी एडमिरल थे।
इनको प्रशासक नियुक्त किया जाता है ताकि इनकी देखरेख में जनमत संग्रह हो। उन्होंने जनमत संग्रह के संबंध में दोनों पक्षों से बातचीत की, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पर भारत चाहता था कि भाई आप कश्मीर की बात कर रहे हो तो आप पूरे कश्मीर की बात करो ना, आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप सिर्फ भारत के क्षेत्र के कश्मीर में जनमत संग्रह करवाओगे। अब जनमत संग्रह हो भी जाता तो यहाँ पर भारत के ही पक्ष में निर्णय आता है, क्योंकि लोगों को पता है पाकिस्तान की औकात क्या है। लेकिन समस्या ये थी कि भाई अगर हम सिर्फ भारत के कश्मीर में जनमत संग्रह कराते हैं तो इसका ये मतलब है कि पीओके को, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको हमने मान लिया पाकिस्तान का, अगर हमने उसको शामिल नहीं किया तो यहाँ पर भारत की मांग थी कि भाई हम पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरे कश्मीर में हम यहाँ पर जनमत संग्रह कराएंगे, ना कि सिर्फ भारत वाले कश्मीर में। और पाकिस्तान चाहता है कि सिर्फ भारत वाले कश्मीर में हो। तो यहाँ पर कोई मसला समाधान नहीं निकलता है। तो अंत में यहाँ पर जो निमित्त जो रहते हैं, जो अमेरिकी एडमिरल रहता है, वह अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। युद्ध विराम रेखा निर्धारित होने पर पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर का 32,000 वर्ग मील क्षेत्रफल रह जाता है और पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहा और भारत इस कश्मीर को पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को क्या कहा, आज़ाद कश्मीर। युद्ध विराम रेखा के इस पार भारत के अधिकार में 53,000 वर्ग मील का क्षेत्रफल था, जिसकी जनसंख्या 33 लाख थी उस समय पर। अब नेहरू जनमत संग्रह को लिए यहाँ पर तैयार थे और संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहाँ पर यह शर्त लगा दी कि पाकिस्तान द्वारा हस्तगत क्षेत्र से जब पाकिस्तानी सेना एवं कबीलाई पूर्णतया हट जाएंगे तभी जनमत संग्रह होगा। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से अपनी सेनाएं हटाने के लिए तैयार नहीं था और बिना सेनाएं हटाए जनमत संग्रह हो नहीं सकता था, क्योंकि अगर सेना होती तो सेना यहाँ पर दबाव बनाती कि भैया जनमत संग्रह हमारे पक्ष में हो और ये पक्षपात पूर्ण हो जाता, निष्पक्ष नहीं होता। अब इसलिए यहाँ पर भी ये नहीं हो पाया। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पारित किया गया तब जम्मू कश्मीर को संविधान की प्रथम अनुसूची के ए राज्यों की श्रेणी में रखा गया और संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन उसे विशेष परिस्थिति प्रदान की गई जो अस्थायी थी। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का कथन था कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा राज्य के संविधान सभा का निर्माण करेगी। शेख अब्दुल्ला के इस कथन को तत्कालीन उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने स्वीकार कर लिया था। पटेल ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्याओं को देखते हुए इस राज्य को विशेष स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। अतः संविधान के अनुच्छेद 370 में निम्नलिखित प्रावधान कर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। हालांकि यह दर्जा हम देखते हैं 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर यह विशेष दर्जा हटा दिया गया कश्मीर से और जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जहाँ पर जम्मू में विधानसभा चल रही है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो उमर अब्दुल्ला है वो यहाँ पर, मुझे उनका नाम कंफर्म नहीं है, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री है और जो लद्दाख है उसको एक अलग यूनियन टेरिटरी यहाँ पर बनाया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये 370 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गया। अब ये विशेषाधिकार में क्या था, तो जम्मू कश्मीर भारत के राज्य क्षेत्र का भाग है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जम्मू कश्मीर पर लागू होगा इसका निर्णय राष्ट्रपति राज्य सरकार से परामर्श से करेंगे और राज्य पर संसद की विधायी प्राधिकार संघ और संबंधी सूची के उन्हीं मदों तक सीमित रहेगा जो विलय पत्र में निर्दिष्ट है। यानी कि केंद्र सरकार उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, कानून बना सकती है जो विलय पत्र में लिखे गए हैं। तो ये कुछ यहाँ पर ये शर्त रख देते हैं। अब राष्ट्रपति राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सकता है या इसमें संशोधन कर सकता है। तो अगर 370 यानी कि विशेषाधिकार को भी समाप्त करना हो तो इसके लिए भी राज्य विधान जो परिषद है, जो उसकी सभा, जो राज्य की संविधान सभा है, उसकी सहमति यहाँ पर जरूरी है। संविधान सभा में यह घोषणा की गई कि जम्मू कश्मीर के भारत विलय के बावजूद राज्य का भावी संविधान तथा राज्य के भारत से संबंध उस राज्य की संविधान सभा द्वारा अवधारित किया जाएगा। 5 अगस्त 2019 को 370 व 35A समाप्त कर दिया गया और इस तरह से जो कश्मीर या जो जम्मू कश्मीर पूरा राज्य था
उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इस तरह से भारत में 29 राज्यों से 28 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो यहाँ पर फिर अब जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह ये अन्य राज्यों की तरह ही सामान्य राज्य है। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वह सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर अशांति का खतरा रहता है, इसीलिए इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा न देकर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश ही बनाए रखा गया है, ताकि यहाँ पर केंद्र सरकार ज़्यादा नियंत्रण रख सके। भारतीय संविधान का जो प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होगा उसकी घोषणा राष्ट्रपति ने 1950 में की थी। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि संसद प्रतिरक्षा, विदेश कार्य तथा संचार के विषय में जम्मू कश्मीर के संबंध में कानून बना सकती है। राज्य में संविधान निर्माण हेतु 1951 ईस्वी में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की बैठक होती है और फरवरी 1951 को राज्य का विलय संविधान सभा द्वारा पुष्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका काम केवल ध्यान से सुनना और स्क्रीन को देखना है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, पढ़ने से आपको घटनाएं समझ में आ जाएंगी। तो बस आप ध्यान से सुनते रहिए। संविधान सभा द्वारा पुष्ट यहाँ पर कर दिया गया जो संविधान निर्माण, जो संविधान इन्होंने बनाए। अब 30 अक्टूबर 1951 ईस्वी से शुरू बैठक के बाद संविधान सभा ने नवंबर 1951 में जम्मू कश्मीर संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। उसके बाद जून 1952 में दिल्ली में भारत सरकार तथा जम्मू कश्मीर के राज्य के बीच में एक करार हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान सभा के लंबित रहने व कुछ विषयों पर संघ को अधिकारिता प्रदान की गई। बाद में राष्ट्रपति ने राज्य सरकार से परामर्श करके संविधान जो जम्मू कश्मीर में लागू होना था आदेश 1954 ईस्वी में जारी किया, जो 14 मई 1954 को लागू हुआ। ये क्या, संविधान आदेश। अब इसके बाद में देखिए कि अक्टूबर 1956 ईस्वी में संविधान सभा ने राज्य का स्थायी संविधान बनाने के लिए अनेक समितियां गठित की। संविधान की प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप पेश किया, जिसे विचार विमर्श के बाद 17 नवंबर 1956 ईस्वी को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया और 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू हो जाने के बाद संविधान सभा ने अपने आप को भंग कर लिया। 26 जुलाई 1957 ईस्वी को बख्शी गुलाम मोहम्मद को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री यानी कि वजीर आजम के रूप में शपथ दिलाई गई तथा युवराज कर्ण सिंह को सदर रियासत यानी कि राष्ट्रपति चुन लिया गया। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसकी राजधानी क्या है, उसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। उसकी राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद। तो यहाँ पर 24 जनवरी 1957 ईस्वी को पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में कश्मीर का प्रश्न उठाया। पुनः 1962 ईस्वी में सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने कश्मीर में आत्मनिर्णय की मांग दोहराई। इन दोनों प्रस्तावों को सोवियत संघ ने वीटो अपने विशेषाधिकार से वीटो कर दिया। वीटो यानी कि हटा दिया। तो यहाँ पर से ही जो रूस रहता है वह भारत का एक अच्छा दोस्त यहाँ पर से बनना शुरू हो जाता है। अब भारत पाक सीमा का निर्धारण तो बंटवारे की योजना के अनुसार पंजाब तथा बंगाल की विधानसभाओं के हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की अलग अलग बैठकें हुई। इसमें पश्चिमी पंजाब ने पाकिस्तान और पूर्वी पंजाब ने भारत में सम्मिलित होने का निश्चय किया। पूर्वी बंगाल ने पाकिस्तान तथा पश्चिम बंगाल ने भारत में सम्मिलित होने का निर्णय किया। इनके मध्य सीमाओं के निर्धारण के लिए अंग्रेजी सरकार ने न्यायमूर्ति रैटक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग नियुक्त किया और विभाजन से 23% भूमि क्षेत्र और 20% आबादी का हस्तांतरण हुआ। विभाजन से महत्वपूर्ण जूट, कपास एवं गन्ना क्षेत्र भारत से अलग हो गए। यहाँ पर ऋण अदायगी का भी प्रश्न था। तो विभाजन के उपरांत भारत और पाकिस्तान के बीच कई आर्थिक समस्याएं थी। दोनों देश के बीच आमदनी और कर्ज का बंटवारा एवं लागत धन के बीच संतोषजनक बंटवारा करना था। व्यापारिक संबंध में तानातनी यहाँ पर शुरू होती है, क्योंकि पाकिस्तान ने तुरंत ही जूट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। आर्थिक समस्याओं में सबसे कठिन विस्थापितों की समस्या थी। विस्थापितों की समस्या से मतलब था कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से अपनी संपत्ति छोड़कर भारत आया है या फिर भारत से अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान गया है तो उस संपत्ति की कीमत कौन देगा।
जो हिंदू शरणार्थी पाक में अपनी संपत्ति छोड़कर आए थे, उसका मूल्य 3,000 करोड़ रुपए था उस समय पर, जबकि मुसलमान भारत में अपनी जो संपत्ति छोड़कर गए थे, उसका मूल्य 300 करोड़ रुपए था। 1950 ईस्वी में नेहरू लियाकत समझौते द्वारा इन समस्याओं का समाधान किया गया और विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों में दायित्वों और लेनदारी के समान अनुपात में बांटा जाना चाहिए। परंतु सौजन्यवश भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के सारे ऋण भार को स्वीकार किया और इसके एवज में भारत को 300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष पाकिस्तान सरकार से मिलना था और भारत को 55 करोड़ रुपया रक्षा संग्रह का पाकिस्तान को देना था। यहाँ पर गांधी जी ने दोनों देशों के मध्य संबंध बनाने हेतु यह रुपया पाकिस्तान को जबरदस्ती दिलवा दिया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल यह चाहते थे कि अब पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय पर कश्मीर समस्या चल रही थी। कबलियाइयों के माध्यम से वह आक्रमण बार बार कर रहा था, तो इन्हें ये पता था कि इन पैसों का उपयोग वह लोगों की भलाई के लिए ना करके सेना के लिए करेगा। जबकि यहाँ पर गांधी जी अपने दार्शनिक और अपने संत स्वभाव में रह गए। उनको ये लगा कि इसका उपयोग पाकिस्तान आम लोगों के जीवन को सुधारने के लिए करेगा और पाकिस्तान को ये पैसे देकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि बंटवारा तो हो ही गया, लेकिन मिलजुल कर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये सोचकर गांधी जी यहाँ पर दबाव बनाते हैं, लेकिन नेहरू और पटेल यहाँ पर इनकी कूटनीति को जानते थे। आपसी मतभेद होते हुए भी भारत और पाकिस्तान ने साझी मुद्रा 1948 तक जारी रखी। 1948 में जब पाकिस्तान ने अलग रिजर्व बैंक बनाया, तब यह अलग हुई और फिर वह अपनी अलग मुद्रा वहाँ पर बनाते हैं। अब नेहरू लियाकत समझौता हम देखते हैं, जो कि 8 अप्रैल 1950 को होता है। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच अल्पसंख्यकों के सवाल को सुलझाने के लिए एक संधि हुई, जिसे नेहरू लियाकत समझौता के नाम से जाना जाता है। हिंदू राष्ट्रवादियों ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया और 2 कैबिनेट मंत्रियों श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी जी ने मंत्रिमंडल से विरोध स्वरूप त्यागपत्र दे दिया। अब यहाँ पर सिंधु नदी जल समझौता भी हम यहाँ पर देखते हैं, या सिंधु नदी जल विवाद। अभी हम देखते हैं कि जब पहलगाम हमला हुआ और जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो इसके बाद से भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया है और अब पाकिस्तान पानी के लिए मोहताज है। तो यहाँ पर सिंधु जल विवाद से भी प्रश्न उठने की संभावना है, तो इसलिए भी आपको ये पता होना चाहिए। तो पंजाब के राजनीतिक विभाजन के कारण नहर पानी विवाद खड़ा होता है और विभाजन के कारण नहरों के पानी का असंतुलित विभाजन हो गया था। अब पंजाब की 5 नदियों में से सतलज और रावी दोनों देशों के मध्य बहती है। झेलम और चिनाब पाकिस्तान के मध्य से और ब्यास पूरी तरह से भारत में बहती है, परंतु भारत के नियंत्रण में वे तीनों मुख्यालय आ गए, जिनसे दोनों नदियों की नहरों की पानी की पूर्ति की जाती थी। अतः विभाजन के तुरंत बाद ही नहरी पानी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। 1949 ईस्वी में अमेरिका विशेषज्ञ डेविड लिए लेंथन ने इस समस्या को राजनीतिक स्तर से हटकर तकनीकी एवं व्यावहारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी और इसके लिए विश्व बैंक से मदद लेने की सिफारिश की। सितंबर 1951 ईस्वी में विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजिन ब्लैंक ने मध्यस्थता करना स्वीकार कर लिया और विश्व बैंक की देखरेख में 17 अप्रैल 1959 को वाशिंगटन में नहर के जल बंटवारे संबंधित अंतरिम समझौता होता है और 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच जल के प्रश्न पर एक समझौता हुआ, जिस पर प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने स्वयं कराची में हस्ताक्षर किए थे और 12 जनवरी 1961 को इस संधि की शर्तें लागू हो गई। तो 19 सितंबर 1960 को यहाँ पर यह हस्ताक्षर होते हैं और 17 अप्रैल 1959 को वाशिंगटन में अंतरिम समझौता होता है और 12 जनवरी को इसकी शर्तें लागू हो जाती है, 12 जनवरी 1961 से। और सिंधु जल समझौता किसकी मध्यस्थता से यहाँ पर समाप्त होता है, तो वह होता है विश्व बैंक की मध्यस्थता से। अब भारत पाकिस्तान के बीच के अन्य विवाद भी हम यहाँ पर देखते हैं। तुलबुल नौवहन परियोजना विवाद।
भारत ने कश्मीर में बुलर झील और सोपोरा कस्बे के बीच नौवहन परिवहन की आवश्यकता को महसूस करते हुए 1984 ईस्वी से इस परियोजना पर कार्य करना प्रारंभ किया। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानते हुए इस पर आपत्ति दर्ज कराई, अतः भारत ने 1987 में इसका निर्माण कार्य रोक दिया। द्विपक्षीय वार्ता के मध्यस्थ तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधि रेमंड लाफंते ने 12 फरवरी 2007 को दिए गए अपने फैसले में बगलिहार परियोजना, जो कि डोडा जिले चिनाब नदी पर है, उसकी ऊंचाई को 1.5 मीटर से घटाकर 144.5 मीटर करने की अनुशंसा की और इससे यहाँ पर विद्युत उत्पादन जो क्षमता यहाँ की जो थी वह थी 900 मेगावाट। अब इसके बाद में देखिए कि इसके बाद में यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित यह जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर विवाद, यहाँ हमने नीचे पढ़ा नहीं, तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर विवाद देखते हैं। अक्साई चीन और काराकोरम राजमार्ग के पास स्थित होने के कारण एवं अन्य सामरिक महत्वों के कारण पाकिस्तान की रुचि इस क्षेत्र में रही। 1974 ईस्वी से ही पाकिस्तान सियाचिन के क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास करता रहा। 1984 ईस्वी में भारत ने वहां ऑपरेशन मेघदूत चलाया, जबकि पाकिस्तान ने वहां घुसपैठ करने का प्रयास किया। कहाँ? सियाचिन में। अब देखिए, ये भी आपको पता रहना चाहिए कि सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और काराकोरम पर्वत श्रेणी पर यह स्थित विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल या सामरिक क्षेत्र है, जहां भारत को प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है सुरक्षा के लिए। अतः भारत सियाचिन के क्षेत्र में विसैन्यीकृत करने पर बल देता रहा। भारत इस क्षेत्र में सैटेलाइट का भी प्रयोग कर रहा है ताकि हम सटीक निगरानी कर सकें और पाकिस्तान की लपलपाती जीभ को काट सकें और उसकी दुम में लात मार के उसको वापस उसके घर भेज सकें। सर क्रीक विवाद की यहाँ पर बात करें तो सर क्रीक कच्छ की खाड़ी के पास स्थित 96 किलोमीटर लंबा ज्वालामुख है, यानी कि समुद्र का मुहाना है सर क्रीक। और यहाँ पर हम देखते हैं, जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको ये हिस्सा काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि जो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ का जो क्षेत्र है वह, जब आप मैप देखोगे तो आपको कच्छ का रण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत ही एक हल्का सा मुहाना बॉर्डर स्टेट में लगता है। तो सर क्रीक कच्छ की खाड़ी के पास स्थित 96 किलोमीटर लंबा ज्वालामुख है, जो मत्स्य संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती है और यह एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है। इसमें 67 स्तंभों पर भारत का अधिकार है और इस मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 ईस्वी में युद्ध हो चुका है। इस मुद्दे को लेकर, किसको? सर क्रीक विवाद को लेकर। तो 1965 का युद्ध किस लिए हुआ था, ये ध्यान रखना। ये किस लिए हुआ था? सर क्रीक विवाद को लेकर। जो कच्छ का रण क्षेत्र है वहाँ पर एक समुद्री क्षेत्र है बॉर्डर स्टेट में, पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर स्टेट में, जहाँ पर इनको लगता है, पाकिस्तान वालों को लगता है कि भाई मछली पकड़ लेंगे तो थोड़ी बहुत इकोनॉमी चल जाएगी। लेकिन भारत कहता है कि भाई तुम अपनी इकोनॉमी अपने घर में चलाओ, अगर हमारी भूमि है तो 1 इंच का हिस्सा भी हम तुमको नहीं देंगे और तुम ज़रा सब्र कर लो, कश्मीर भी हम तुम्हारे पीछे लात मार के तुमसे ले लेंगे। तो यहाँ पर इसके 67 स्तंभों पर भारत का अधिकार है और इस मुद्दे को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य 1965 में ईस्वी में युद्ध भी हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि यदि यह विवाद 2012 ईस्वी तक नहीं सुलझा तो इसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। तब उन्होंने ऐसा कहा था। अब इसमें हालिया स्टेटस क्या है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय को समझने का प्रयास किया और ये यहाँ पर से प्रश्न अक्सर इस तरह से बनते हैं। अगर करंट से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो करंट की आसपास की घटनाओं को ध्यान में रखकर जाएं। इतिहास से जुड़े ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।